मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है इसे दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है। आखिर में नेपाल में ऐसा कुछ क्या हो रहा है जिस पे आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बिल्कुल चर्चा क्यों नहीं होगी जहाँ पे उग्र आंदोलन हो, यहाँ के युवा पूरी तरह से उग्र हों और अपने ही देश के संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हों, अपने ही देश के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हों और अपने ही देश के संपत्ति को जला रहे हों। ऐसे में ये जो आप कुछ देख रहे हैं, अगर इतनी उग्रता है आंदोलन में तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित होगा। यह नेपाल में ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं एशिया के और भी देशों में पहले हो चुका है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे अफगानिस्तान हो। इन देशों में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं पे उग्रता के साथ हुआ तो कहीं वहाँ की मिलिट्री शासन ने किया, जैसा कि म्यांमार में। आखिर में नेपाल का एक उग्र आंदोलन जो हो रहा है इसके पीछे का वजह क्या है? आखिर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का वजह क्या हो सकता है? वहाँ जो नेपाल है, युवा इतने आक्रोशित क्यों हैं? अपने ही देश के संपत्ति को जला क्यों रहे थे और अपने ही देश के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीट रहे थे? आखिर इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? नेपाल के युवाओं के मन में कौन सी ऐसी बात है? यदि हम दुनिया भर के रिपोर्ट को देखें, जो मीडिया रिपोर्ट है, तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को और जानने को मिलेंगी। बहुत से टीवी चैनल तो अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उस देश की सरकारों को नेपाल में हो रहे आंदोलन का फ़ायदा मिल सके, और अपने ढंग से की गई व्याख्या किसी भी देश में हो रही घटना की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि उस देश की जो एजेंसियां हैं वही बता सकती हैं, और जो युवा आंदोलन कर रहे हैं वही ठीक ढंग से इसे बता सकते हैं जो आंदोलन का नेतृत्व करता है। यहाँ तक कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेपाल की एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से समझ बूझ रही है कि आखिर में नेपाल में हो क्या रहा है। उग्रता के साथ जो आंदोलन युवा कर रहे थे वह उस देश की संस्था मौन होकर के देख रही थी। हालांकि प्रारंभिक तौर पे जब युवा आक्रोशित हुए थे और हिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, जब वहाँ सरकार थी, उस समय कार्रवाई तो की गई जिसमें कुछ युवाओं की मौत हो गई। इसके बाद वहाँ के सोशल साइट पर बैन लगा और ये कहा जाने लगा कि सोशल साइट बंद होने की वजह से युवा और भड़क गए। लेकिन दुनिया भर के जो मीडिया रिपोर्ट हैं, जानकारी प्राप्त करने के बाद ये दावा करने लगे कि इसके पीछे का वजह केवल ये नहीं है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर बैन लगा दिया गया था, बल्कि युवाओं के मन में बहुत पहले से ये आग भड़क रही थी और युवा वहाँ की जो सरकार थी उसके भ्रष्टाचार को लेकर उनके मन में पहले से कुछ न कुछ चल रहा था, जिसका परिणत ये हुआ कि युवाओं के मन में वह उबाल बाहर आ गया और वो नेताओं पर हमला करने लगे और उग्र होकर अपने ही देश के संसद और उन नेताओं के भवनों को जलाने लगे। आखिर में युवा का इतना उग्र होना, जो नेपाल के युवा है, इसके पीछे का वजह क्या है? इसे कौन ठीक ढंग से बता सकता है? बताने को तो दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई उसमें रंग देने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसमें सांप्रदायिक, जाति और धार्मिक बातें भी उभार कर सामने ला रहा है। लेकिन ये सतही और एक पक्षी बात ही कहा जा सकता है। अगर किसी देश के अंदर हो रहे हलचल को यदि हम पूरी तरह से उसके नब्ज को नहीं पकड़ते हैं, वहाँ के युवाओं के भावनाओं को यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हैं कि आखिर में उनकी रणनीति क्या है देश में सत्ता परिवर्तन करने का, और उनके भीतर जो आक्रोश था सत्ता के प्रति वो क्यों था, जिन्होंने आंदोलन करके हटा भी दिया। आगे क्या होगा, इन सारी रणनीतियों की जानकारी आखिर
में किसके पास है। जब वहाँ सरकार थी तो आंदोलन के दौरान आपने देखा कि वहाँ कार्रवाई हुई और युवा भी मारे गए, लेकिन 2 दिनों तक हुए आंदोलन जिससे भारी तबाही मची, नेताओं को दौड़ाकर पीटा गया, भवनों में आग लगाया गया, उतने देर तक आप देखेंगे कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। पूरा नेपाल के लोग जो है वो उग्र थे, वहाँ के युवा उग्रता के साथ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और नेता भाग रहे थे, पीटे जा रहे थे। आखिर में वो कौन है जो इसकी पूरी जानकारी रखता है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, नेपाल का भविष्य क्या होगा और किसके हाथों में बागडोर होगी। कहने को तो बहुत से लोगों का नाम आगे आया, पूर्व न्यायाधीश कार्की का नाम आगे आया, जब जो युवा आंदोलन कर रहे थे वही बढ़ते नजर आ रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को वो अपने देश का मुखिया नहीं बनाना चाहते जो भारत का किसी तरह से हिमायती हो, भले भारत की मीडिया बहुत कुछ बोल और कह रही हो। मंथन चल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि युवाओं ने आंदोलन तो कर दिया, लेकिन जो लीडरशिप है उन्होंने किसी का स्वीकार नहीं किया था और पुख्ता तौर पे कोई उनका नेतृत्व करता नहीं था, बल्कि एक तरह से कह लिया जाए कि आक्रोश में किया गया आंदोलन का ही देन है कि जब युवा अपने एक जो है मजबूत नेतृत्व को चुनने में लगे हुए हैं। तमाम नाम आ रहे हैं, मिलिट्री शासन ने यह घोषणा कर दी कि बहुत हो गया, अब बहुत आगे कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि मिल बैठ करके बात होना चाहिए और एक डिसीजन लेना चाहिए कि नेपाल की बागडोर किसके हाथों में सौंपा जाए। तमाम बातचीत के बीच जो आसपास के देश हैं पूरी तरह सतर्क हैं और सभी अपने नज़रिए से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ युवा कर रहे थे उसकी पूरी समझ और आगे का जो रणनीति है और क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी नेपाल के सेना के पास है। वो अच्छी तरह जानती है सेना कि आखिर युवा क्यों उग्र हुए थे और सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ। फिर आने वाले दिनों में जो वहाँ का सेना है यह स्पष्ट बिल्कुल तौर पे कर देगा कि आखिर में नेपाल किधर जाना चाहता है और किसके हाथों में होगी नेपाल की बागडोर। फिर मिलेंगे हम विश्लेषण के साथ। नमस्कार।